गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू कल्चर। टिश्यूज़ क्या होते हैं? तो कोशिकाओं के समूह जो एक समान कार्य करने के लिए बनी होती हैं या जो मिलकर कोशिकाएं एक समान कार्य को करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की सबसे छोटी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई या जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आपका आंसर होगा सेल। ठीक, किसी भी जीव का जो निर्माण होता है वो इसी एक सेल से शुरू होता है। जब सेल्स में डिवीज़न होता है तो सेल डिवाइड करके क्या बनाती हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, वो टिश्यू बनाती हैं। जब टिश्यू बहुत सारे टिश्यू बन जाते हैं तो वो टिश्यू भी संगठित होकर अलग अलग कार्य को वो करने लगते हैं और इसको हम बोलते हैं ऑर्गन। जब कई सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम के मिलने से एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यही जो सिमिलर पैटर्न है, यही पैटर्न प्लांट्स में भी चलता है। तो प्लांट्स में टिश्यूज़ के द्वारा एक नए प्लांट को डेवलप कर लेना ही टिश्यू कल्चर कहलाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। टिश्यू कल्चर की आवश्यकता क्यों पड़ी? पर्याप्त एवं उन्नत किस्म की फसलें प्रदान करने वाले दक्ष तंत्र द्वारा भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारी पारंपरिक प्रजनन तकनीकें जब असफल हुई, तब एक अन्य टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ जिसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। देखो, पारंपरिक कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा प्रजनन करवाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सपोज़ करो हमको एक ऐसा प्लांट चाहिए जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस भी हो, प्रोटीन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो, तो ऐसे प्लांट को डेवलप करने के लिए लगभग 10 से 12 साल का भी समय लग सकता है। तो हम इतने लंबे टाइम तक का या तो हम वेट करें, या तो कोई अगर ऐसा प्लांट अगर हमने तैयार कर लिया है, देखो एक बार अगर एक प्लांट की किस्म को तैयार हो जाती है तो फिर उसी की तरह से बिल्कुल सेम पैटर्न का अगर हमको प्लांट चाहिए तो हम उसमें, हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। या तो हम उसमें कन्वेंशनल ब्रीडिंग को ही आगे हम करवाते रहें, उसके वैसे प्लांट्स के बीच में हम ब्रीडिंग प्रोसेस को करवाते रहें। लेकिन मेंडल का एक नियम यहाँ पे काम करेगा, वो क्या रहेगा? पृथक्करण का नियम। कि लक्षण पता नहीं कि दूसरी पीढ़ी में लक्षण अगर अलग अलग हो गए तो तब तो हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो कुछ ऐसी ही दिक्कतों से बचने के लिए अगर एक बार हमने अगर ऐसे प्लांट को बना लिया है जिसमें कि हमारे वांछित गुण उपस्थित हैं, तो उसी प्लांट के टिश्यूज से बिल्कुल वैसे ही प्लांट को बार बार बनाना कहलाता है टिश्यू कल्चर। 1950 के दौरान वैज्ञानिकों ने जान लिया कि एक पूर्ण पादप एक्स प्लांट, जिसको हम बोलते हैं कृतोतकी, से पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक पूर्ण प्लांट मतलब एक संपूर्ण जो प्लांट होता है वो एक्स प्लांट मतलब क्या होता है? प्लांट का वह भाग जिससे कि एक कंप्लीट प्लांट को जनरेट किया जाता है। सपोज़ करो ये एक प्लांट है, ये एक आपका इस तरह से ये एक आपका प्लांट है। ये इसकी पत्तियां हैं, ये इसका रूट है। ये जो प्लांट है बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि ये डिजीज़ रेजिस्टेंस के गुण को भी शो करता है और साथ ही साथ में इसका प्रोटीन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। इसको आपने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। अब आप चाहते हो कि यही प्लांट आपका आगे चले और हमेशा ऐसा ही प्लांट आपको प्राप्त हो, तो आप क्या कर सकते हो? इसका कोई आप एक्स प्लांट लोगे। एक्स प्लांट मतलब मान लो कि आपने इसका ये वाला भाग ले लिया, ठीक है, ये वाला भाग इसको आपने इस तरह से काट के अलग कर लिया। अब इस वाले भाग से ये वाला जो भाग है, ये इसमें बहुत सारे टिश्यूज़ उपस्थित होंगे, इस वाले भाग से फिर से एक उसी तरह का प्लांट को बना देना ही कहलाता है टिश्यू कल्चर। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे एक्स प्लांट क्या होगा? एक्स प्लांट मतलब होगा प्लांट का वह भाग जिससे कि एक पूर्ण प्लांट को बनाया गया है। ठीक, तो एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ इसको कि 1950 के दौरान वैज्ञानिकों ने जान लिया कि एक पूर्ण पादप एक्स प्लांट कृतोतकी से पुनर्जीवित किया जा सकता है। जैसे पादप का कोई भाग ले लीजिए, पादप का कोई भी भाग ले सकते हैं जिसमें और उसे विशिष्ट पोषक मीडिया, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम तथा रोगाणु रहित स्थिति अंडर स्टेराइल कंडीशन में एक टेस्ट ट्यूब में उगने दिया
किसी कोशिका एक्स प्लांट से पूर्ण पादप में जनित्र होने की यह क्षमता टोटिपोटेंसी कहलाती है। दिस कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लांट के इस पार्ट को हमने लिया था, लेकिन हमें ये ध्यान भी रखना होगा कि ये जो हमने एक्स प्लांट लिया है, एक्स प्लांट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हमने पुराने प्लांट से लिया है ना, इस पार्ट को, प्लांट के इस पार्ट को हमने पुराने प्लांट से लिया है, और इस पुराने भाग का मतलब प्लांट के पुराने भाग का यूज़ करते हुए हम एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस पार्ट के पास पूरी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक प्लांट को जन्म दे सके। ठीक है, ऐसा होता है प्लांट में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि प्लांट के कई भाग में उसके टोटल प्लांट को जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। जैसे आप एक गुलाब को ले लो, तो एक गुलाब में आपको दिखने को मिल जाएगा गुलाब का जो एक डंठल होता है, जो उसकी एक मतलब जो उसका जो एक तना होता है, उस तने में भी ये क्षमता रहती है कि वो पूरे रोज़ के प्लांट का उससे फॉर्मेशन हो सकता है। तो प्लांट के ऐसे भाग को जिसमें कि एक टोटल प्लांट को जनरेट करने की फुल कैपेसिटी होती है, प्लांट के ऐसे पार्ट को ही हम टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। टोटिपोटेंट का मतलब क्या होता है, टोटल पोटेंशियल टू जनरेट ए फुल न्यू प्लांट। इज़ दैट क्लियर? मैं फिर से बोलती हूँ, टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है, टोटिपोटेंसी दैट मीन्स टोटल पोटेंशियल दैट जनरेट ए फुल टोटल प्लांट। मतलब एक प्लांट का ऐसा भाग जिसमें कि टोटल पोटेंशियल हो, मतलब पूरी क्षमता हो, जिसके द्वारा उससे एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो सके। ठीक, तो टोटिपोटेंसी कहलाती है। क्या होती है, फिर से पर दिस कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्स प्लांट कॉल्ड टोटिपोटेंसी। हमारे में अगर कोई पूछे ह्यूमन में टोटिपोटेंट सेल कौन सी है, तो आप बोलोगे जाइगोट। जाइगोट क्या है, इन ह्यूमंस में टोटिपोटेंट सेल है। क्यों टोटिपोटेंट सेल है, क्योंकि ये जाइगोट में पूरी क्षमता है कि जाइगोट से हृदय, किडनीज, यकृत, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सभी का जो भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसका फॉर्मेशन ये कर सकती है। तो उसी तरह से हमें हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक प्लांट एनिमल्स में ये खोजना है कि उसका कौन सा सेल टोटिपोटेंट सेल है। अगर हम टोटिपोटेंट सेल को लेंगे तभी एक होल प्लांट का फॉर्मेशन हो पाएगा या होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो इस बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड ए कार्बन सोर्स such as sucrose and also inorganic salt, vitamins, amino acid and growth regulators like auxins, cytokinin etc. फिर हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पे देखो, जो हमने इस तरह से प्लांट पार्ट को लिया है, अब इस प्लांट पार्ट को हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम अच्छे से एक न्यूट्रिएंट मीडियम को भरेंगे। वो न्यूट्रिएंट मीडियम कैसा होना चाहिए, कार्बन रिच सोर्स से भरपूर, मतलब इसमें सुक्रोज, फ्रक्टोज इत्यादि सब कुछ होनी चाहिए। इसका भोजन अच्छे से होना चाहिए, इसमें अच्छे अच्छे पदार्थ होने चाहिए, जैसे इसमें ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, मतलब ये पूरे पोषक तत्व होने चाहिए और स्टेराइल होना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा नहीं हो कि इसमें जीवाणु और फंगस का भी ग्रोथ होने लगे, तो उसका भी हमें यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। और इस पार्ट को लेके हम इसमें क्या करवाएंगे, ग्रो हम करवाएंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है। इन विधियों के प्रयोग द्वारा अत्यंत ही अल्प अवधि में हजारों पादपों का प्रवर्धन संभव हो सका। उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। इसमें प्रत्येक पादप आनुवांशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं, जहां से वह पैदा हुए हैं वह सोमा क्लोन्स कहलाते हैं। अधिकांश, देखो इसका हम बता रहे हैं कि इस वाले पॉइंट में क्या बोलने का प्रयास किया जा रहा है। देखो इसमें क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक प्लांट को लिया, ठीक, ये एक प्लांट है, और इस प्लांट का हमने क्या किया, इस भाग को हमने यहाँ से काट के इस तरह से अलग कर लिया। फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ, हमने पहले पता किया कि प्लांट के किस पार्ट में टोटिपोटेंसी है, दैट मीन्स टोटल पोटेंशियल है कि वो एक न्यू प्लांट को जनरेट कर सके, तो वो इस पार्ट में थी प्लांट के। अब हम क्या करेंगे, इसका माइक्रो प्रोपेगेशन करेंगे। माइक्रो प्रोपेगेशन
माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, प्रोपेगेशन मतलब होता है डिवीज़न, डिवीज़न। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे भागों में इसको काट लेंगे इस तरह से, कई सेक्शंस में, बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, काट लेंगे। अब हर एक भाग को, जैसे इसमें से ये वाला इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे ना, छोटे छोटे इसके टुकड़े हो जाएंगे। अब हर एक टुकड़े को लेके हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारे पास एक चेम्बर बना होता है हमारे लैब में, जहाँ पे ये सारी प्रक्रिया होती है वहाँ के लैब में इस तरह से चैम्बर्स बने होते हैं, इस तरह से खाने बने होते हैं, ठीक। और हर एक में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब रखा रहता है। हर एक में क्या होता है, इसके अंदर इस तरह से टेस्ट ट्यूब को फिट किया हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, हज़ारों की संख्या में टेस्ट ट्यूब लगे रहते हैं। और इन टेस्ट ट्यूब्स में क्या होता है, वो जो न्यूट्रिएंट है, अभी जो मैंने बताया था, कार्बन रिच सोर्स का सुक्रोज होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर वाले हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, वो भी इसमें क्या होते हैं, भरे होते हैं टेस्ट ट्यूब में। अब हर एक पार्ट को लेके हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। हर एक उसको लेके जितने भी हमारे सेक्शंस हुए हैं, हमने सेक्शन को काटा है, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है, प्लांट के पार्ट को हम हर एक में इसमें क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि इसमें से क्या हो गया है, एक प्लांट का फॉर्मेशन हो गया है। तो क्या हुआ, जैसा हमको प्लांट चाहिए, बिल्कुल मतलब जैसा ये वाला जो प्लांट है, उसी तरह के सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का हमें एक न्यू प्लांट मिलेगा। तो यहाँ पे एक वर्ड आया था, सोमा क्लोन्स। सोमा का मतलब होता है सोमैटिक, सोमैटिक का मतलब होता है दैहिक रूप से, मतलब शारीरिक रूप से, ठीक है। और क्लोन्स का मतलब होता है बिल्कुल समान, ठीक है। क्लोन्स का मतलब होता है बिल्कुल समान। किस रूप में समान, मार्फोलॉजिकली। मार्फोलॉजिकली का मतलब क्या होता है, आकारकीय रूप से, बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से, और जेनेटिकली, मतलब मार्फोलॉजिकली भी समान होगा और जेनेटिकली भी बिल्कुल समान होगा। तो सोमा का मतलब होता है सोमैटिक। आपने सुना होगा ना सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स, जैसे कि अभी ये जो मेरे नाखून हैं, ये फिंगर्स हैं, तो ये क्या है, मेरे सोमैटिक सेल हैं, ठीक। और मतलब इसका विकास, ये जो न्यू प्लांट का हम विकास कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं, इसके सोमैटिक सेल से कर रहे हैं। हम इसके परागकणों को और इसके वर्तिकाग्र और इसके अंडाशय को हम यहाँ पे प्रेफर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ पे जेनेटिक सेल नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे सोमैटिक सेल ले रहे हैं। और क्लोन्स का मतलब होता है ऐसे बिल्कुल, क्लोन्स का मतलब होता है कि बिल्कुल ऐसे उसकी कॉपियाँ तैयार करना, बिल्कुल ऐसे उसकी मतलब ऐसे उसकी बिल्कुल ऐसा प्लांट एक बनाना जो कि क्या हो, मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल अपने पुराने प्लांट के समान हो। तो इसको हम बोलते हैं सोमा क्लोन्स। और इस तरह से जब हम किसी भी प्लांट को प्रोपेगेट करते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा। अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पादपों जैसे टमाटर, केला, सेब आदि का बड़े पैमाने पर इनको भी क्या किया गया है, टिश्यू कल्चर द्वारा उगाया गया है। इनका माइक्रो प्रोपेगेशन द्वारा इनका उत्पादन किया गया है, का उत्पादन इस विधि के द्वारा किया गया है, ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा, पादप विषाणु से संक्रमित होते ही हैं। बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, परंतु विभजोतक जो मेरिस्टेम होता है, स्पेशली कौन सा मेरिस्टेम, एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम जो होता है, विषाणु से अप्रभावित रहता है। अतः विभजोतक को अलग कर उसे इन विट्रो मतलब इन लैब में उगाया जाता है ताकि विषाणु मुक्त पादप तैयार हो सकें। वैज्ञानिकों को केला, गन्ना, आलू आदि कल्चरिंग मेरिस्टेम तैयार करने में काफ़ी सफलता मिली है। देखो, मेरिस्टेम क्या होते हैं, ऐसी कोशिकाएं जो हमेशा विभाजित होती रहें। एपिकल का मतलब होता है शीर्षस्थ, तो शीर्षस्थ जो भी सेल्स होते हैं वो हमेशा डिवाइड करती हुई रहती हैं। और इसमें क्या होता है, ये वायरस के द्वारा जल्दी से इन्फेक्ट नहीं होती हैं। तो अगर हम ऐसे प्लांट को अलग कर लें प्लांट से और उनका माइक्रो प्रोपेगेशन करवाएं, तो इससे जो प्लांट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होंगी, वो कभी भी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होंगी। तो ऐसे क्या कौन कौन से प्लांट को बनाया गया है, केला, गन्ना और आलू को बनाया गया है। उसके बाद है
वैज्ञानिकों ने पादपों से एकल कोशिकाएं अलग की हैं तथा उनकी कोशिका भित्ति का पाचन हो जाने से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा नग्न प्रोटोप्लास्ट पृथक किया जा सका। प्रत्येक किस्म में वांछनीय लक्षण विद्यमान होते हैं। पादपों की दो विभिन्न किस्मों से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है, जो आगे चलकर नए पादप को जन्म देता है। यह संकर सोमैटिक हाइब्रिड, जबकि यह प्रक्रम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब सपोज करो कि हमारे पास एक प्लांट है जिसका कि क्या है, जो प्रोटीन कंटेंट है वो काफ़ी हाई है। तो हमने क्या किया, ऐसे प्लांट से एक सेल को अलग किया। और दूसरा प्लांट है जिसमें जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है, ठीक। तो इस मतलब उसमें डिजीज़ जल्दी से नहीं होता है, तो ये प्रॉपर्टी उसमें बहुत ज़्यादा है। तो एक प्लांट से हमने ऐसे सेल को अलग किया। अब आपको पता है प्लांट से अलग कर रहे हैं तो प्लांट्स के ऊपर सेल वॉल पाया जाता है, तो हमने सेलुलेज नामक एंजाइम का प्रयोग किया जिससे कि क्या हो, इसकी सेल वॉल, इन दोनों की, इसकी भी और इसकी भी सेल वॉल क्या हो जाए, हट जाए। क्या बचेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगी। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे तो वो हट जाएगा, बिकॉज वो काफ़ी हल्का होता है। और इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट क्या करेंगे, एक दूसरे में मिक्स करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो एक न्यू सेल का फॉर्मेशन जो होगा उसमें इसके भी प्रोटोप्लास्ट आ जाएंगे और इसके भी प्रोटोप्लास्ट उसमें आ जाएंगे, यानी इसके भी गुण आ जाएंगे और इसके भी गुण आ जाएंगे, अर्थात प्रोटीन कंटेंट और डिजीज़ रेजिस्टेंस का भी गुण इसमें आ जाएगा। तो इस विधि द्वारा जो सेल जो तैयार किया जाता है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इस विधि का प्रयोग करके पोमैटो तैयार किया गया है। देखो कैसे, टमाटर का प्रोटोप्लास्ट आलू के प्रोटोप्लास्ट से युग्मित होता है। टमाटर का एक सेल लिया, आलू का एक सेल लिया, दोनों के प्रोटोप्लास्ट को मिला दिया तथा वृद्धि करने के बाद इससे नए संकर पादप का जन्म होता है। इसमें आलू तथा टमाटर के अभिलक्षण संयुक्त रूप से होते हैं, मतलब पता नहीं कैसी कैसी सब्जी होगी वो, उसमें आलू और टमाटर दोनों का हम हो सकता है कि आलू की सब्ज़ी में हम टमाटर डालते हैं तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उस तरह का एक संयुक्त रूप से एक अभिलक्षण प्रकट होगा। इस प्रक्रम के परिणाम स्वरूप पोमैटो का निर्माण होता है। तो ये पोमैटो मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था, लेकिन उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं। कोई बात नहीं, हर एक्सपेरिमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुली हो। तो आज मैंने आपको 3 चीज़ें यहाँ पे बताई। पहला आपको बताया टिश्यू कल्चर क्या होता है, मतलब टिश्यू कल्चर, टिश्यूज़ के द्वारा एक प्लांट का फॉर्मेशन करना टिश्यू कल्चर कहलाता है। ये कैसे किया जाता है, एक्स प्लांट के द्वारा किया जाता है। एक्स प्लांट क्या होते हैं, पुराने प्लांट का वह भाग जिससे कि हम एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम एक्स प्लांट बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया टोटिपोटेंसी क्या होती है, कि प्लांट के किसी भाग में ऐसी टोटल पोटेंशियल होती है कि उससे एक नए प्लांट का जन्म हो सके, मतलब प्लांट के, एक पुराने प्लांट के किसी भाग में तो ऐसी क्षमता ज़रूर होती है जिससे कि क्या हो सके, एक पूरे प्लांट का निर्माण हो सके। ह्यूमंस में ऐसा सेल कौन सा होता है, तो जाइगोट होता है। फिर मैंने आपको बताया माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। टिश्यू कल्चर को करने के लिए उस एक्स प्लांट को हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक भाग को हम टेस्ट ट्यूब में उगाते हैं, तो हमें प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है उससे। सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, सोमा मतलब होता है सोमैटिक और क्लोन्स मतलब होता है बिल्कुल उसी का रूप, ठीक है। तो मतलब क्लोन्स मतलब जो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल अपने जिस प्लांट से उसको अलग किया गया है उसके समान हो। फिर मैंने आपको बताया जो मेरिस्टेम मतलब जो आपका मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं, स्पेशली एपिकल और एक्सियली मेरिस्टेम जो होता है वो वायरस से जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होता, वायरस उसको जल्दी प्रभावित नहीं कर पाता। तो ऐसे पार्ट से अगर ऐसे प्लांट का हम माइक्रो प्रोपेगेशन करवाएं तो हमको वायरस फ्री प्लांट
मिल जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन कौन से ऐसे प्लांट पे ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो केला, गन्ना और आलू पे ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। फिर मैंने आपको बताया सोमैटिक हाइब्रिड कैसा होता है। 2 सेल लेंगे, दोनों सेल के प्रोटोप्लास्ट को हम मिक्स करेंगे, तो जो हाइब्रिड मिलेगा उसको सोमैटिक हाइब्रिड बोलेंगे और इस प्रक्रिया को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। फिर ऐसा प्रोसेस किया किसमें गया है, तो टमाटर और आलू को युग्मित संयुक्त किया गया है और टोमेटो का निर्माण किया गया है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी पूरा ख़त्म होता है। और अब हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि होगा माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में, कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म का ह्यूमन के क्षेत्र में मतलब क्या क्या उसने योगदान दिया है, कैसे कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ करते हैं, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस में है। तो ध्यान से पढ़ना नेक्स्ट चैप्टर को। और अब मैं इसके नोट्स को भी इसके आपको फ़ोटो भेजूँगी। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में कोई भी अगर डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ठीक, और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग प्लीज़ अपनी फ़ीस ला के सबमिट करो। और फ़ीस जब भी आप लाओगे तो अगर मैं आपको नहीं मिलती हूँ स्टाफ रूम में तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, नहीं तो मैं ज़्यादा दूर नहीं रहती, मैं स्कूल में ही रहती हूँ। ऊपर के सेक्शन में मुझे क्लास लेना होता है, तो प्रॉबेबली 8A या जो कला रूम है उसमें आप मुझे ढूंढ सकते हो, आप मतलब वहीं पे मैं आपको मिल जाऊँगी। और फिर भी अगर नहीं मिलती हूँ तो आप मुझे एक बार कॉल करके पूछ सकते हो सकता है मैं स्कूल में आई हूँ नहीं आई हूँ, तो ये भी आप मुझे क्लियर कर सकते हो। तो आप फ़ीस ला के सबमिट करो। ठीक, थैंक यू।